हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी टीचिंग टू वर्क। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम साइंस 2013 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 2011 का सेट सॉल्व कर रखा है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे जितने भी पेपर आपके हुए हैं PYQs वो सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। CDP, हिंदी, मैथ वगैरह का अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो सारे PYQs इस चैनल पर कराए जाते हैं। चैनल पर जाकर ज़रूर विजिट करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम 2013 का साइंस का पेपर स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, पहला क्वेश्चन 121 पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन को पढ़िएगा और साथ में आप भी आंसर करते चलिएगा, ठीक है। और लास्ट में हमें बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। इनमें से कौन प्रबल अम्ल है आपको बताना है। थोड़ा क्लियर नहीं है क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। देखिए 2013 का पेपर है तो बहुत हमने क्लीन करने की कोशिश की है, बट इतना ही हुआ है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन क्लीन हैं। हम पढ़ रहे हैं, इनमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है आपको बताना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है आपको बताना है, ठीक है। H2CO3, HNO3, CH3COOH, HCN, ठीक है। बताइएगा, प्रबल अम्ल बताना है। तो इसमें तो OH लगा हुआ है तो मतलब 3 तो बिल्कुल नहीं होगा आपका, ठीक है। H2CO3 ये होता है, नहीं होता। होता है आपका अम्ल कौन सा, HNO3 होता है, ठीक है। HNO3 आपका ये प्रबल अम्ल होता है। और इसके अलावा भी होते हैं, जैसे आपका HCl है, ये भी प्रबल अम्ल है। एक और है आपका क्या है, H2SO4, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है। ये सारे प्रबल अम्ल होते हैं। HNO3 हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 पढ़िएगा। इसमें कहा जा रहा है कि रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है, क्या कहलाता है आपको बताना है, ठीक है। रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है उसे हम कहते हैं लसिका संवहन कहते हैं, ठीक है। इसे हम लसिका संवहन कहते हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चैनल पे सारे ऑफिशियल पेपर के साथ, ऑफिशियल आंसर के साथ आपको समझाया और पढ़ाया जाता है, ठीक है। कोई भी फेक नहीं होता, बिल्कुल एकदम प्योर कंटेंट आपका होता है, ठीक है। ये सब ऑफिशियल आंसर के साथ आपको समझाया जाता है और ये ऑफिशियल पेपर भी सॉल्व कराए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 देखिएगा, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है आपको बताना है। देखिए भारी जल, जैसे आप भारी जल पढ़ते हो ना, जैसे पहला होता है NH1H1 जिसे आप प्रोटियम बोलते हो, और NH2 1H2 का क्या होता है, ड्यूटेरियम, जिसे आप भारी जल बोलते हो। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1H3 ट्राइटेरियम, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसे आप ड्यूटेरियम बोलते हो, 1H2, ठीक है। समस्थानिक इसे हम भारी जल भी बोलते हैं। तो सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों तो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर 124 देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है बाइनरी अंक पद्धति में डेसिमल अंक 16 का मान आपको बताना है, ठीक है। 16 का मान बताना, का लिखा हुआ 16 का मान आपको बताना है, ठीक है। बाइनरी अंकन पद्धति में डेसिमल अंक 16 का मान बताना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको, ऐसा निकालते हैं। लास्ट में इसको स्टार्ट करते हैं पीछे से हम। 1 होता है, 2 होता है, ठीक है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। 4 होता है, 8 होता है, 6 होता है और 1 होता है, ठीक है। ये होता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे 16 का जो है वो मान पूछ रहा है बाइनरी। तो जो हम 16 लिखा हुआ है इसके नीचे लिखेंगे 1, और ये जितने अंक बचे हैं इसके नीचे हम लगा देंगे कितने, 0, ठीक है। तो कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो 10,000 कहीं दिया हुआ है, 10,000 दिया है, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अगर आपसे पूछता 8 का जो है, 8 का पूछता, ठीक है। अगर 8 से पूछता तो 8 के नीचे हम 1 लिखें, हाँ, ठीक है। जहाँ 8 लिखा हुआ है इसके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी ये सारा नंबर जो बच रहा है यहाँ 0 लगा देंगे। तो अगर 8 का पूछता तो कितना हो जाता, 8,000 हो जाता, ठीक है। ऐसे ही अगर 4 का पूछता तो 4 के नीचे 1 लिख देते और यहाँ पे 0 लगा देते। आपसे पूछा है 16 का, तो 16 के नीचे 1 लिखे, बाकी जितने भी नंबर बचे उसके नीचे 0 लगा के आपका आंसर आ गया, ठीक, समझ आया। तो सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिएगा। 125 में कहा जा रहा है एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों को बनाती है और जिसकी कोशिका भित्तियों में कोनों पर सेलुलोसी और लिग्निन रहित स्थूलन होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्थूल कोण ऊतक कहते हैं, ठीक है। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे स्ट्रेस करने में मदद मिलती है। तो ये थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। 125 थोड़ा टफ था क्वेश्चन, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 126 में पूछा जा रहा है आपसे, देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूमेरिक कुंजी की होती है। तो जो
न्यूमेरिक होता है जो जिसे आप लिखते हो, तो वो किस में होता है, कीबोर्ड में होता है ना कि सीपीयू में, मॉनिटर में, हार्ड डिस्क में नहीं होता, कीबोर्ड में होता है। जो न्यूमेरिक कुंजी होती है, जो लेटर होते हैं वो कीबोर्ड में होते हैं, ठीक है। तो फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे आपके गलत हो जाएंगे। 127 देखिएगा। 127 में कहा जा रहा है प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव कौन से हैं, आपको बताना है। तो जो प्रोड्यूसर गैस होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या होती है, नाइट्रोजन आपकी होती है। तो कहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। बाकी ये सारे आपके गलत हो जाएंगे। 128 में पूछा जा रहा है आपसे नारियल के रेशे किस भाग से मिलते हैं। तो मध्य फल भित्ति से मिलते हैं, ठीक है। इसका भी थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सारे आपके गलत हो जाएंगे। 129 देखिएगा। 129 में कहा जा रहा है साबुन है। साबुन क्या है आपका बताना है। साबुन तो वैसे ही क्षार होते हैं, आपके एल्कली होते हैं, ठीक है। तो देखिए निम्न श्रेणी वसा अम्लों के अम्ल कह रहा है, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है डोडिसिल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो सल्फोनेट है तो ये भी नहीं होगा। उच्च वसा अम्ल कह रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। उच्च वसा अम्लों के एल्कलाइन कह रहा है ना, तो एल्कलाइन नहीं होगा। उच्च वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के साथ होता है, ठीक है, एल्कली, ठीक है, फैटी एसिड। तो ये फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 में कहा जा रहा है बांझपन रोधी विटामिन कौन सा है, आपको बताना है। तो जो बांझपन रोधी विटामिन होता है वो क्या होता है, विटामिन के होता है ना, विटामिन के होता है। विटामिन के बांझपन क्या होता है, जिससे जनन की समस्या आ जाती है मानव में, तो वो किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन के कारण होता है, ठीक है। विटामिन ई तो आपका होगा नहीं, विटामिन ए आपका आँख से रिलेटेड है, बी भी नहीं होगा, तो फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 131 देखिए पासवर्ड से प्रयोक्ता आपको बताना। तो पासवर्ड आप क्यों लगाते हो, बताइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पासवर्ड आप अपने फोन में क्यों लगाते हो, गोपनीयता बरकरार रखने के लिए, है ना, गोपनीयता बरकरार रखते हैं, इसीलिए हम पासवर्ड लगाते हैं। ढांचे को सरल कर सकते हैं, समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, जल्दी से सिस्टम में जा सकते हैं, नहीं, गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप अपने कहीं भी जहां भी आप पासवर्ड लगाते हो वो गोपनीयता बरकरार रखने के लिए, ठीक है। तो फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, इसमें कहा जा रहा है जलीय तथा कीटभक्षी पौधा कौन सा है, आपको बताना है। तो देखिए जलीय तथा कीटभक्षी, तो इसमें से कीटभक्षी तो तीनों दिया हुआ है, लेकिन जलीय इसमें से एक है, कौन सा है, जो यूट्रिकुलेरिया होता है, ये जलीय तथा कीटभक्षी दोनों होता है। लेकिन जो ये डायनिया है और ये ड्रोसेरा है, ये केवल कीटभक्षी होता है, ये जलीय नहीं होता है, ठीक है। तो केवल आपसे पूछा था क्या, जलीय तथा कीटभक्षी, तो यूट्रिकुलेरिया ये दोनों होता है, जलीय तथा कीटभक्षी दोनों होता है। ये केवल कीटभक्षी होता है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 133 देखिए, इसमें कहा जा रहा है कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि, कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्यों। देखिए कार्बन जो है वो बॉन्ड बना लेता है अपना, इधर से भी बॉन्ड बना लेता है, बॉन्ड ऐसे में कार्बन अपना बना लेता है ना, सबके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो ये इसके अंदर जो है ये श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति जो होती है वो अधिक होती है ना, इसीलिए कार्बन के बहुत अधिक यौगिक होते हैं, क्योंकि इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति जो है वो अधिक होती है। पहले में कहा जा रहा है इसका आंसर जो है वो थर्ड ही करेक्ट होगा। फर्स्ट में कहा जा रहा है यह एक अधातु है और इसकी सहसंयोजकता 4 है, 4 लिखा हुआ है क्या, हाँ 4 ही लिखा हुआ, 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 4 है इसलिए ये नहीं, और भी तो बनाता है ना, ऐसा नहीं है 4 ही होता है, नहीं ये नहीं होगा, फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है यह सहसंयोजी बंध बनाता है। फोर्थ में कहा जा रहा है इसके यौगिक ज्वलनशील है और गलनांक तथा क्वथनांक कम है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें श्रृंखलीकरण की जो प्रवृत्ति होती है वो अधिक होती है, ठीक है। 134 देखिएगा। 134 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो 3 तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं, एक नहीं है, कौन सा नहीं है, देखिए गॉस जो है वो भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, टेस्ला ये भी मात्रक होता है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर ये भी होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। लेकिन जो वेबर होता है ये किसका मात्रक होता है, ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, ठीक है। तो वेबर नहीं है, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे तो हैं, तो ये सारे होंगे नहीं, क्योंकि आपसे पूछा हुआ था कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ठीक है। तो थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेबर जो है ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, ठीक है। 135 पढ़िएगा। 135 में कहा जा रहा है
समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, समान चाल पर ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होगी? हाइड्रोजन गैस में, नाइट्रोजन गैस में, ऑक्सीजन गैस में, या सभी गैसों में बराबर? तो देखिए जो हाइड्रोजन गैस होती है इसका जो है वो घनत्व तो सबसे कम होता है, ठीक है। तो घनत्व तो कम होने की वजह से जो उसकी ध्वनि की चाल होती है ये सबसे ज़्यादा किसमें होगी? हाइड्रोजन में होगी। पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे आपके गलत हो जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, किसमें प्रणाम पर्व होता है आपको बताना है। प्रणाम पर जिसे तने से पत्तियां जिसमें निकलती हैं, जिसे आप क्या बोलते हो? एस्पेरेगस बोलते हो, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसमें प्रणाम पर्व होता है जिसे तने से पत्तियां जिसमें निकलती हैं, वो सतावट जिसे आप बोलते हो, तो एस्पेरेगस होगा, फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसे सतावर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, 137 में कहा जा रहा है पानी का भारीपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? देखिए पानी का भारीपन किसके कारण होता है आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए पानी दो तरह के होते हैं, एक हल्का पानी होता है, एक भारी पानी होता है ना। तो जो हल्का पानी होता है जिसे नॉर्मल हम लोग पीते हैं वो आपका हल्का पानी होता है, लेकिन जो भारी पानी होता है जैसे समुद्र का पानी होता है तो वो भारी पानी होता है। क्यों भारी होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे क्लोराइड्स होते हैं, सल्फेट होते हैं, कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम, इन सभी के कारण उसका पानी जो है वो भारी होता है। तो आपसे पूछा हुआ था किसके कारण भारी होता है, तो देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, नाइट्रोजन एवं पोटेशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट के कारण। नाइट्रोजन नहीं है, सोडियम है, गलत पढ़ रही हूँ, सोडियम है, तो सोडियम के कारण ही होता है। कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम या क्लोराइड्स और सल्फेट के कारण, 20 सेकंड जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। कैल्शियम के कारण, मैग्नीशियम और क्लोराइड्स और सल्फेट के कारण जो है पानी का भारीपन होता है, जो कि समुद्र वगैरह का पानी होता है, ठीक। इसमें एल्यूमिनियम कह रहा है, ये तो नहीं होगा, नहीं यहाँ भी सोडियम कह रहा है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 138 पढ़िएगा, अणुओं तथा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है आपको बताना है। अणुओं तथा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण हो सकता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, देखो ये पूरा होता है सेल, इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं बाहर, बीच में क्या होता है आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, इसलिए ये नाभिक में जो चार्ज होते हैं प्रोटॉन पे वो केवल पॉजिटिव होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चक्कर लगाता रहता है, किसके कारण होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जो देखिए ये चक्कर लगा रहा है ना, चक्कर ये लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है उसी के द्वारा भी तो कक्षीय गति भी तो कर रहा है, ये तो दोनों के द्वारा होगा, चक्रण और कक्षीय गति दोनों के द्वारा। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, ना तो चक्रण और ना ही कक्षीय गति, ये भी नहीं होगा। केवल चक्रण केवल कक्षीय, ये भी नहीं होगा। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चक्रण जो है, चक्रण और कक्षीय गति दोनों के कारण जो है इसी के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न होता है, ठीक है। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन, ठीक है, दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 139 पढ़िएगा, इसमें कहा जा रहा है, देखिए ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 139 इसमें कहा जा रहा है एक व्यक्ति के लाल रुधिरों में ए और बी एंटीजन है तो इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज होगी आपको बताना है। देखिए एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, ए और बी में आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। ए और बी एंटीजन है तो इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज होगी। देखिए एक होता है आपका ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ, ठीक है। ये आपके होते हैं ब्लड ग्रुप। तो जो ए होता है इसमें क्या होता है, इसमें एक एंटीबॉडी होता है और एक एंटीजन होता है, ठीक है। बी में भी एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडीज होता है। ए बी में एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडीज होता है। ए बी में दोनों ही एंटीजन होते हैं, ठीक है। और जो ओ होता है इसमें दोनों ही एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। समझ आया। देखिए ए में होता है एक एंटीजन होता है एक एंटीबॉडीज होता है, बी में एक एंटीजन होता है एक एंटीबॉडीज होता है, ए बी में क्या होता है दोनों ही एंटीजन होते हैं और ओ में दोनों ही एंटीबॉडीज होते हैं। तो आपसे पूछा हुआ था ए बी में, कह रहा है कि व्यक्तियों के लाल रुधिर में ए और बी, ठीक है, ए बी एंटीजन है तो इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज होगी। तो हमने आपको बताया कि ए बी में क्या होता है दोनों ही एंटीजन होता है और ओ में क्या होता है दोनों ही एंटीबॉडीज होता है। तो ए बी में क्या है दोनों ही एंटीजन है, मतलब इसमें पूछ रहा कौन सी एंटीबॉडीज है। जब दोनों ही एंटीजन है तो एंटीबॉडीज है नहीं, है ना। तो इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होगी। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, नो एंटीबॉडी, ठीक है। थर्ड करेक्ट आंसर हो गया। ए में एक एंटीजन एक एंटीबॉडी, बी में एक एंटीजन एक एंटीबॉडी, ए बी में
दोनों एंटीजन, और ओ में जो है वो क्या होता है, दोनों ही एंटीबॉडीज होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 140 पढ़िएगा। 140 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अणु है, आपसे पूछा हुआ है किसमें अधिकतम अणु है। तो अणु कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम इस निकालते हैं, मोलों की संख्या को जब हम अवोगाड्रो संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तब आपके क्या आती है, मोलों की संख्या आ जाती है। ठीक है, अधिकतम अणु आपके निकल जाते हैं मोलों की संख्या से जब अवोगाड्रो संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे हम। अवोगाड्रो की संख्या का मान कितना होता है, अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर कितना होता है 23 होता है। ये आपकी अवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो देखिए ये तो फिक्स है चारों में हमें, क्योंकि चारों का निकालना है, ये तो फिक्स है, तो इसका मल्टीप्लाई हम बाद में कर लेंगे। पहले हम अगर हम मोलों की संख्या निकाल लेंगे तो जिसमें ज़्यादा होगा वही हम बता देंगे। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई भी करना नहीं होगा। तो पहले हम हाइड्रोजन पहला निकालते हैं। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, भार अपन अणुभार होता है, भार अपन अणुभार होता है। ठीक, अणुभार होता है। तो भार क्या है, भार 1 ग्राम दिया हुआ है, 1 ग्राम हो जाएगा अपन। हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, 1 होता है, तो 2 दिया हुआ है, H2 लिखा हुआ है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1/2 आएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.5 आ रहा है। ठीक, ये आपका हाइड्रोजन का आएगा। ठीक है, अवोगाड्रो संख्या से मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे, पहले ऐसे ही निकालेंगे, जिसका ज़्यादा आएगा वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो है 0.5 आ गया। अब सेकंड का निकालते हैं, 1 ग्राम नाइट्रोजन का है। ठीक है, पहला आपका 0.5 आया। ठीक है, लिख के रखिएगा। अब दूसरा निकालते हैं हम, दूसरा है 1 ग्राम नाइट्रोजन, तो भार आपका हो गया 1 ग्राम नाइट्रोजन N2। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है। तो नाइट्रोजन के 2 अणु हैं, तो 14 + 14 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 1/28। इसको भाग करोगे तो कितना आएगा, देखिए 0.0 लगाएंगे। ठीक है, तो 100 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा। ठीक, तो इसका आ रहा है 0.03। हमने हाइड्रोजन का निकाला 0.5 आया था, मतलब ये तो उससे छोटा आ रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा अभी तो हाइड्रोजन का है। तीसरा हम निकालते हैं, ऐसे ही सारा निकालना है। देखिए तीसरा हम निकाल लेते हैं, 1 ग्राम, मतलब भार 1 ग्राम है। CH4 कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12 + H4 है, तो मतलब हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 का 4 से करेंगे तो 4 होगा, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 1/16। इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट जाएगा कितनी 0.0 16 छक्के 6 बार में जाएगा। ठीक, 0.06 आ रहा है, तो ये तो और छोटा आ गया है ना। अब हम लास्ट वाला निकाल लेते हैं, अभी हाइड्रोजन से ज़्यादा किसी का नहीं आया है। ठीक, 1 ग्राम भार अपॉन अणुभार कितना है, इसका भी निकालेंगे। कार्बन का कितना होता है 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, O2 लगा हुआ है, तो 16 + 16 करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, 16 दूना 32, और 32 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1/44 हो जाएगा। ठीक, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये भी पॉइंट में ही जाएगा, है ना। ये मतलब सबसे अधिकतम अणु किसमें है, हाइड्रोजन में है। जब पहला ही ज़्यादा आ रहा है तो जिसको हम अवोगाड्रो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ज़्यादा ही तो आएगा ना, तो पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी इन सब में कम होंगे। ठीक है, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िएगा, 141 में कहा जा रहा है 1.5 ओम, उसके बाद है 0.05 ओम तथा 0.25 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा आपको बताना है। तो प्रतिरोध क्या होता है, जैसे आपके घरों में लाइट आती है, तो लाइट जितनी तेज़ी से आती है उतनी तेज़ी से लाइट आपके घर में नहीं आती है, तुरंत उतना तेज़ आपका पंखा चलने लग जाएगा, नहीं आता ना, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस लगे होते हैं जो करंट को कम करते हैं, है ना। उसी स्पीड में थोड़ी ना आपके घर में आते हैं पंखे चलने लगते हैं, नहीं ना, तो वहाँ रेजिस्टेंस लगे होते हैं जो कि करंट को कम करते हैं। तो वही है प्रतिरोध, यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तुल्य प्रतिरोध बताना है, तो मतलब हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, तुल्य प्रतिरोध बता देंगे 1.5। ठीक है, दूसरा क्या है 0.05, और तीसरा क्या है यहाँ पे 0.25, इसको हमें ऐड करके बस बताना है। तो यहाँ 5 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ 5 2 7, यहाँ 8 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 1, मतलब 1.80, ये पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो 1.80 ओम पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 पढ़िएगा। 142 में कहा जा रहा है इनमें से कौन वास्तव में मीन नहीं है, आपको बताना है। मीन नहीं है मतलब फिश कौन सी ट्रू फिश नहीं है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है फुफ्फुस मछली, रजत मछली, बिल्ली मछली या कुत्ता मछली, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर।
तो ये 3 मछलियाँ होती हैं आपकी, फुफ्फुस होती है, बिजली मछली होती है और कुत्ता मछली भी होती है, लेकिन रजत मछली नहीं होती, सिल्वर फिश नहीं होती आपकी। तो कौन सी नहीं है यही पूछा हुआ था, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। 143 में कहा जा रहा है कि कैलामाइन किस धातु का अयस्क है, आपको बताना है। कैलामाइन किस धातु का अयस्क है, तो जिंक का अयस्क है। ठीक है, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक। ठीक है, 144 पढ़िएगा। 144 थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं है, देखिए पढ़िएगा। कह रहा है एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर दी हुई है, ठीक है, 0.5 मीटर, और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है को जोड़ा जाता है, परिणामी लेंस की क्षमता होगी। ठीक है, द पावर ऑफ रिजल्टेंट लेंस, मतलब आपसे पावर पूछ रहा है। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन फोकस दूरी होता है। ठीक है, 1 अपॉन फोकस दूरी होता है, तो जो अलग अलग दिया हुआ है तो दोनों का निकाल के हम जोड़ लेंगे, हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है, 0.5 दिया हुआ है, तो 1 अपॉन यहाँ 0.5 दिया हुआ है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ हटेगा, यहाँ 0 लगेगा, तो मतलब यहाँ आएगा 2। तो पहले का कितना आ गया, पहले की पावर जो निकली है हमारी वो कितनी आई, 2 आई है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा निकाल लेते हैं। पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकस दूरी होता है ना। फोकस दूरी दूसरे की कितनी दी हुई है, 1 मीटर दी हुई है, 1 मीटर दी हुई है। एक फोकस दूरी 1 नहीं होगा शायद, -1 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ -1 होगा। ठीक है, -1 होगा, ये क्लीन करने में चला गया। ठीक है, क्योंकि माइनस में आंसर दे रहा है, यहाँ -1 दिया है, -1 मीटर है। ठीक है, फोकस दूरी दूसरे की -1 मीटर है, तो यहाँ -1 इसको डिवाइड करेंगे तो -1 ही आएगा, है ना। अब हमें निकालना है टोटल, तो टोटल निकालेंगे, टोटल पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 + P2 हो जाएगा। ठीक है, P1 हमने 2 निकाला था, P2 हमने -1 निकाला है, तो -1 हो जाएगा, तो 2 से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 डायोप्टर। ठीक है, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोकस पावर निकल जाएगी। ठीक है, फोकस दूरी होती है, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकस दूरी होता है। ठीक है, 145 पड़ेगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है वो न्यूमेरिक थे, जो आपको लगाने थे। 145 पड़ेगा। कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भाग को बनाता है, बनाता है मतलब जोड़ता है, लगभग यही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों में जो है वो फैला होता है, शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ता है। तो जो जोड़ता है वो क्या हो जाएगा, संयोजी ऊतक हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला करेक्ट आंसर होगा, बाकी सारे आपके गलत हो जाएंगे। 146 पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, आपको बताना है यौगिक क्या होते हैं। तो देखिए, मिट्टी का तेल, ग्लूकोज और दूध और पेट्रोलियम, तो बिल्कुल ग्लूकोज हो जाएगा यौगिक, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है ना। तो इसमें देखिए सारे एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन के भी हैं, हाइड्रोजन के भी हैं, कार्बन के हैं। तो जो देखिए 2-3 एलिमेंट, जब आपके 3 एलिमेंट हो गया, जब ये मिल जाते हैं तो यौगिक बन जाते हैं ना, तत्वों से मिलकर ही यौगिक बनता है आपका। तो यौगिक कौन सा था, तो ग्लूकोज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4th करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147 पढ़िएगा। 147 में कहा जा रहा है न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3rd करेक्ट आंसर हो जाएगा। 148 पढ़िएगा। 148 में कहा जा रहा है एक एपिथेलियमी ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारों से ऐसे जुड़ी होती हैं मानो आसपास सटे हुए टाइल से लगे हो, पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अमाशय की भीतरी स्तर में। बिल्कुल पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अमाशय के भीतरी स्तर में पाया जाता है। ठीक है, जिस तरीके से टाइल्स आपस में एक दूसरे सटे होती हैं, वैसे उसी तरीके से अमाशय जो है, अमाशय के भीतर जो है वो पतली पतली चपटी कोशिकाएं होती हैं जो एक दूसरों से किनारे से जुड़ी हुई होती हैं। तो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 149 पढ़िएगा। 2 क्वेश्चन आपके और हैं। इसमें कहा जा रहा है इनमें से कौन सांद्रण की एक विधि नहीं है, सांद्रण की कौन सी एक विधि नहीं है, आपको बताना है। फेन प्लवन विधि, चुंबकीय विधि, निस्तापन विधि और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो बिल्कुल निस्तापन जो है ये सांद्रण की विधि नहीं हो, है ना। सांद्रण की विधि जैसे आप विलयन पढ़ते हो ना, विलयन क्या होता है, जैसे ये पूरा एक विलयन होता है, इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट भी होते हैं, सॉल्यूट भी होते हैं ना। विलयन में विलायक होता है और विलेय होता है। विलायक क्या हो जाएगा, जैसे जो ज़्यादा होता है, विलायक में जो ज़्यादा होगा, इसमें जो ज़्यादा क्या होगा, जैसे पानी में आप जैसे विलेय डालोगे, विलेय क्या होता है, जो इसमें घुलेगा, जैसे चीनी या नमक डालो तो वो विलेय होता है, और पानी को हम विलायक कहते हैं। और इस पूरे मेथड को क्या कहते हैं, हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है,
विलयन कहते हैं। तो उसमें कहा जा रहा है तो कौन सा नहीं है, तो ये निस्तापन जो है ये जो है सांद्र की एक विधि नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 150 पढ़िएगा। इसमें कहा जा रहा है पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या है। केंद्र पर किसी पिंड का भार पूछ रहा है, ठीक है। केंद्र पर जब आपसे पूछ रहा है तो केंद्र पर भार जो है वो शून्य होता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शून्य होता है। केंद्र से आपसे पूछ रहे हैं ना, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होता है। जैसे आप यहाँ पृथ्वी पर होते हो तो जैसे यहाँ पे आप 60 किलो हो, लेकिन जब आप ऊपर जाओगे आसमान पे तो वहाँ उसका 1/6 हो जाओगे, मतलब 1/6 का 60 से काटोगे तो 10, वहाँ आप 10 किलो के लगोगे, यहाँ आप 60 किलो के हो, है ना। तो जो सेंटर पे पूछ रहा है तो सेंटर पे क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टोटल थे 30 क्वेश्चन, 2013 का क्वेश्चन पेपर था। ऑफिशियल आंसर के साथ हमने समझा। चैनल पे पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा, ठीक है। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स में अपने विचार भी ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियोस कैसे लगी कैसे नहीं, ठीक है। टीचिंग की सभी अपडेट के लिए आप व्हाट्सअप एक्स ऐप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आपको टीचिंग की सारी अपडेट दी जाती है, ठीक है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग शेयर नहीं करते, प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को। अगर आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो देखिए हमें मोटिवेशन नहीं मिलता। आप लोग कुछ बताते भी नहीं हो कि समझ में आता है कि नहीं समझ में आता, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करें, इससे टीचर को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग पढ़ते हो तो टीचर मेहनत करेगा, है ना। आप लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो। इसके आगे हम दूसरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। साइंस का 2 सेट हुआ है अभी, बाकी हमने सीडीपी और हिंदी के कई सारे सेट कर रखे हैं। तो सीडीपी हिंदी का जो भी सिलेबस होता है पेपर 1 2 का सेम ही होता है। तो 1 2 जितने भी सेट हमने कराए हैं उसको जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि सीडीपी और हिंदी में क्या ही होता है, सेम ही होता है। जो भी नियम उसमें आपने पढ़ा है स्किनर पॉल वो भी आपसे पूछे जाने 1 में 2 में। हिंदी में जो भी होता है विलोम तद्भव तत्सम समास संधि, ये सारा जो पेपर 1 में होता है 2 में होता है ये सेम होता है, ठीक है। तो हिंदी के सीडीपी के सारे पीवाईक्यूज भी अगर आप ढंग से लगा लेंगे तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपने ये साइंस का क्वेश्चन पेपर लगाया, आपको पता चला हाँ किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई करिए, है ना। यूपी टेट का पेपर है, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, अगर आप पढ़ाई करेंगे